एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4। हमने जो न्यू एनसीईआरटी बुक की जो सीरीज चला रखी है उसमें आज हम आपके सामने क्लास 8th की बुक का चैप्टर नंबर 4 है न्यायपालिका, द जुडिशरी। तो इससे पहले हमने इसके 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। ये इसका चौथा चैप्टर है और संभवतः इसका लास्ट चैप्टर यही है, क्योंकि जो हास्याकरण से संबंधित जो चैप्टर हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम अपने वीडियो में केवल उन्हीं चैप्टरों को लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो। यहाँ हम बात करें तो जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उन्हीं पुस्तकों में जो बिंदु हैं उन्हीं को हम अपने वीडियो में शामिल करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये टॉपिक न्यायपालिका। सबसे पहले हम बात करें न्यायपालिका की जो भूमिका है, क्या रोल होता है इसका, वो हम देखते हैं। नाम से पता चल रहा है न्याय क्या होता है, कानून होता है। तो कानून का पालन कराने वाली जो संस्था होती है वो न्यायपालिका कहलाती है। इसका सबसे पहली भूमिका होती है विवादों का निपटारा। विवाद मतलब कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ज़मीन जायदाद, कोई भी जो आपसी विवाद हैं, जो तकरार है, उनका निपटारा कराने का काम कौन करता है, न्यायपालिका। आपसी नागरिकों मतलब एक नागरिक एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से, नागरिक vs सरकार मतलब नागरिक का सरकार के साथ विवाद, दो या अधिक राज्यों का आपसी विवाद मतलब दो स्टेट हैं उन दोनों में उनकी जो बाउंड्री है उसके संबंध में विवाद, या फिर केंद्र और राज्य सरकार के मामलों का हल। तो ऐसे जो विवाद हैं उनका समाधान न्यायपालिका के द्वारा ही संभव होता है। तो सबसे पहली भूमिका तो इनकी ये हो गई। दूसरी न्यायपालिका की भूमिका है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा क्या होती है, संविधान की व्याख्या का अधिकार, अर्थात हम बात करें संसद द्वारा पारित कानून जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उस कानून को न्यायपालिका क्या कर सकती है, उस कानून को रद्द कर सकती है। कि ऐसा संविधान का मतलब ऐसा कानून जो संविधान के ढांचे में कुछ परिवर्तन करता है, मतलब संविधान में वो कुछ चेंजमेंट लाता है, तो उस कानून को मतलब वो कानून अगर जनता के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जनता को उस कानून से नुकसान हो रहा है, तो न्यायपालिका क्या करती है, उस कानून को रद्द कर सकती है, उस कानून को हटा सकती है। अगली न्यायपालिका की जो भूमिका है वो है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। मतलब नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होने पर वो नागरिक जो है वो उच्च न्यायालय स्टेट का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। अगर उच्च न्यायालय में उसको समाधान नहीं मिलता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो हाई कोर्ट स्टेट का सबसे उच्च न्यायालय है और अपने देश या कंट्री का सबसे उच्च जो न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। फिर हम आगे बात करें, अगला जो बिंदु है वो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई, कैसे हुई, वो सभी बातें हम इसमें करेंगे। सबसे पहले हम बात करें भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन आपको पता होगा क्या मनाया जाता है, अपना 26 जनवरी 1950 से हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना
हुई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। तो पहले ये न्यायपालिका कहाँ पर स्थित थी, मतलब पहले ये कहाँ पर कार्य करती थी, ये इसमें बताया गया है। इसे 1958 ईस्वी में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। अब हम आपको भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी तस्वीर दिखाने वाले हैं। ये 1958 से इस इमारत में ये कार्यरत है। यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का ये चित्र है। तो 1958 ईस्वी से जो न्यायपालिका है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो यहीं पर विराजमान रहता है और कानूनों का पालन जनता से करवाने के लिए वो अपील करता है। फिर हम आगे बात करें तो अगला बिंदु है, हमारे संविधान ने न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा है। मतलब जो लीडर होते हैं, जो नेता होते हैं, उनसे पूरी तरह जो न्यायपालिका है वो मुक्त है, फ्री है। अर्थात विधायिका व कार्यपालिका जो है वो इसके काम में दखल नहीं दे सकते। मगर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया वो सभी को मान्य होगा, ना तो उसमें विधायिका और ना कार्यपालिका किसी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो एक बार हो जाने पर उन्हें हटाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके हटाने की जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही कठिन है। तो एक बार अगर न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई तो वो रिटायरमेंट तक वहाँ पर कार्य करेगा। यह विधायिका व कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकती है। तो जो न्यायपालिका, उसका क्या काम है, विधायिका और कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं तो वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं, तो उन पर कंट्रोल करने के लिए न्यायपालिका रहती है। यह देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में भी अहम भूमिका निभाती है। तो ये किसकी बात हो रही है, न्यायपालिका की। अगला बिंदु है, भारत में त्रिस्तरीय अदालतें कार्यरत हैं। तो भारत में हम बात करें जो अदालतें हैं उनके 3 लेवल हैं, 3 स्तर हैं, लो, मीडियम और हाई। अब हम बात करेंगे वो तीनों स्तर कौन कौन से हैं। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, भारत में कितनी प्रकार की अदालतें कार्यरत हैं। सबसे नीची, सबसे जो लो अदालत है उसमें लोगों का सर्वाधिक ताल्लुक होता है कि वहाँ पर जो आम जनता है उनके लिए जो अदालतें हैं वो लो अदालतें होती हैं। इनको अधीनस्थ न्यायालय या फिर ट्रायल कोर्ट या फिर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या फिर प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर सिविल जज न्यायालय या फिर जिला अदालत कहते हैं। तो जो सबसे नीची अदालत है उसके कौन कौन से नाम हैं ये यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनमें से कोई सा भी नाम आ सकता है, आपको हर नाम बहुत ही सावधानी पूर्वक याद रखना है कि ये कौन सी अदालत है। तो ये सबसे लो नीचे की अदालत है। फिर हम बात करें, प्रत्येक राज्य जो है वो जिलों में बटा होता है। आप अपने स्टेट के बारे में जानते हैं और उस स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये भी आपको पता है। वहाँ पर इन अदालतों का एक जिलाधीश होता है जो ज़िले में कार्य करता है। तो ये छोटी छोटी अदालतें हैं, उनका एक जिलाधीश ज़िले में कार्य करता है। फिर हम, ये तो सबसे निचला स्तर आ गया। फिर हम इसके द्वितीय स्तर की बात करते हैं। इसका मीडियम, मिडल जो लेवल है उसमें उच्च न्यायालय होते हैं। मतलब जो स्टेट का हाई कोर्ट होता है वो मिडल लेवल में आता है, जो प्रत्येक राज्य की राजधानी में कार्यरत है। जैसे कि आपका जो स्टेट है
उसकी कैपिटल कौन सी है, उसकी राजधानी कौन सी है, वहाँ पर ये हाई कोर्ट निर्मित होता है। और फिर हम तीसरे लेवल की बात करें, जो सबसे हाई लेवल में जो अदालतें आती हैं, वो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। जो देश की राजधानी में, जैसे भारत देश है तो भारत देश की राजधानी, भारत देश की जो कैपिटल है वो कौन सी है, वो है नई दिल्ली, तो ये वहाँ पर स्थित है। जो हाई सुप्रीम कोर्ट है उसका जो मुखिया है वो मुख्य न्यायाधीश कहलाता है। मतलब जो मुखिया होगा, जो लीडर होगा सबसे बड़ा, जैसे क्लास में मॉनिटर होते हैं वैसे ही ये लीडर होता है। स्कूल में प्रिंसिपल सबसे बड़ा होता है। तो ये अदालतों का सबसे मुखिया जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। इसके जो फैसले हैं, किसके, मुख्य न्यायाधीश जो भी फैसले लेता है वो देश की सभी छोटी मोटी जितने भी अदालतें हैं, लो लेवल की हो, मिडिल लेवल की हो, उन सभी को उसके फैसले मानने पड़ते हैं। फिर हम आगे बात करें उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट। उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। और ये कहाँ कहाँ पर की गई थी? ये कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसियाँ थी। यहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम बात करें दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। तो देखो 104 साल के बाद में दिल्ली हाई कोर्ट का गठन हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट बना था। वर्तमान में अभी 25 हाई कोर्ट जो है वो कार्यरत है। मतलब स्टेट तो ज़्यादा है, हाई कोर्ट कम है। तो कई मतलब 2 स्टेटों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। अगर स्टेट छोटे हैं तो वहाँ 2 स्टेटों को मिलाकर एक हाई कोर्ट बनाया गया है। पंजाब और हरियाणा जो स्टेट हैं उनका एक ही हाई कोर्ट है और वो है चंडीगढ़। मतलब 2 स्टेट का एक हो गया। फिर हम बात करें असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट हैं। इन 4 स्टेटों का एक ही उच्च न्यायालय है जिसका नाम है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो ये गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है ये 4 स्टेटों का हाई कोर्ट है। तो इस प्रकार 25 हाई कोर्ट है। 1 जनवरी 2019 ईस्वी से आंध्र प्रदेश, जिसका नाम अमरावती, मतलब जिसकी राजधानी, वह तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद है, वहाँ पर अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। तो ये आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था 1 जनवरी 2019 को। तो वहाँ पर आंध्र प्रदेश जो भाग बना था उसकी कैपिटल अमरावती थी, वहाँ पर हाई कोर्ट है। और तेलंगाना जो स्टेट बना उसकी राजधानी हैदराबाद थी, वहाँ भी हाई कोर्ट बना है। फिर हम बात करें भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था, कि भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो किस प्रकार की है? एकीकृत है। मतलब व्यक्ति जो है वो निचली अदालतों के फैसले से अगर संतुष्ट नहीं है, मतलब नीचे की अदालतों ने जो फैसले दिए हैं वो व्यक्ति के पक्ष में नहीं जाते हैं, उस व्यक्ति को लगता है कि उसे न्याय नहीं मिल रहा, तो वो क्या कर सकता है? वो ऊपरी अदालतों में जा सकता है। जैसे कि नीचे की अदालत जिला न्यायालय होते हैं, अगर वहाँ पर उसको इंसाफ नहीं मिलता है तो वो हाई कोर्ट जाएगा। अगर हाई कोर्ट में भी उसको इंसाफ नहीं मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मतलब वो कहीं भी अपने विवादों का निपटारा समाधान करने के लिए किसी भी कोर्ट में वो जा सकता है, वहाँ पर वो अपील कर सकता है। फिर हम आगे चलें तो आगे है फौजदारी एवं दीवानी कानून। फौजदारी एवं दीवानी कानून जो हैं उनमें क्या अंतर है ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें, फौजदारी जो है ये व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित होते हैं। जैसे कि हम बात करें चोरी, हत्या, दहेज के लिए तंग करना, ये सभी फौजदारी मामलों के अंतर्गत
आते हैं। तो ये तो व्यवहार क्रियाओं से संबंधित होता है। फिर हम दीवानी मामलों की बात करें। दीवानी जो कानून है, दीवानी कानूनों का संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से होता है। मतलब किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो वो दीवानी मामलों के अंतर्गत, दीवानी कानून के अंतर्गत आता है। जैसे कि ज़मीन बिक्री, वस्तु खरीदारी, तलाक, तो ये सभी दीवानी कानून है। तो इसमें जो भी अंतर है वो आपको सावधानीपूर्वक सुनने हैं, देखने हैं, पढ़ने हैं और उनको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम आगे बात करें, इसका दूसरा जो अंतर है वो है, पहले है फौजदारी कानूनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो दर्ज करवाने के बाद में पुलिस जो है वो केस फाइल करती है। मतलब फौजदारी कानूनों में क्या होता है, FIR होने पर ही कानून जो है वो पुलिस वो मतलब उसका जो मामला है वो पुलिस दर्ज करेगी। दीवानी कानूनों में क्या होता है, याचिका दायर जो होता है वो मतलब जो याचिका करता होता है वो अपनी दायर पेश करता है। जैसे कि मकान मालिक या किराएदार का मुकदमा, मतलब जो मकान मालिक है वो याचिका दायर कर देता है कि उसका जो किराएदार है वो कई महीनों से किराया भी नहीं दे रहा है और मकान भी खाली नहीं कर रहा। तो ऐसा जो मामला है वो दीवानी मामला होता है। फिर हम इसका तीसरे अंतर में चलते हैं। इसका तीसरा अंतर है, फौजदारी कानूनों में दोषी व्यक्ति को सजा व जुर्माना दोनों उस पर लगाए जाते हैं। दीवानी कानूनों में क्या होता है, दीवानी कानूनों में राहत की व्यवस्था प्रदान की जाती है कि उसमें कुछ छुटकारा हो सके। जैसे कि मकान मालिक और किराएदार में आपसी सुलह करवाकर उसका किराया मान लो ज़्यादा है तो कम करवाकर उसकी पूर्ति करवाना, तो इसमें उसको राहत की व्यवस्था प्रदान की जाती है। अगला बिंदु है 1980 ईस्वी के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था शुरू की थी। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 1980 का जो दशक है उसमें जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लॉ की व्यवस्था शुरू की थी। इसके द्वारा क्या होता है, न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँच विकसित हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या फिर तार, जिसको टेलीग्राम कहते हैं, इनको भी जनहित याचिका माना जाता है। कि मतलब जो याचिका करता है वो किसी भी माध्यम से अपनी याचिका दर्ज करा सकता है। मिड डे मील की शुरुआत भी इसी जनहित याचिका के तहत ही शुरू की गई थी। मिड डे मील क्या होता है, दोपहर का भोजन। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो छात्र छात्राएं हैं उनको दोपहर के भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करना सरकार का काम है। यह जनहित याचिका के तहत ही उनकी शुरुआत की गई थी। फिर हम बात करें अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिड डे मील की स्थापना, मतलब मिड डे मील जो है उसकी शुरुआत करवाई थी। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर, ये टॉपिक जो है ये यहीं समाप्त होता है। आपको अगर चैप्टर अच्छा लगा है, चैप्टर के सभी बिंदु अच्छे लगे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई सूचना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।